नमस्कार सभी 7th क्लास के बच्चे, ध्यान से वीडियो को देखें और सुनें। जैसा सामाजिक में अपना चल रहा है, पहला चैप्टर हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, पर्यावरण। और उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा और काम कर लिया होगा सबने। उसका होमवर्क कर लो कंप्लीट। होमवर्क आपको ग्रुप में भेज दिया है, वहाँ से देख के सब कॉपियाँ बना लो, अपनी अपनी किताबें ले आओ और काम को कंप्लीट करते रहो। पहला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? जैसा कि आप सब देख रहे हो, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पार्ट 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। हमने पर्यावरण पढ़ लिया पहला पार्ट, उसके क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा चुके हैं और आपने बढ़िया से काम कर ही लिया होगा। तो आज हम पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी के अंदर क्या है, क्या नहीं है, कैसे हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। हम पृथ्वी के बाहरी, अब अपन तो ऊपरी सतह पर रहते हैं, पृथ्वी के कहाँ रहते हैं? ऊपरी सतह पर ही रहते हैं। अब पृथ्वी के अंदर क्या है, क्या क्या स्थितियाँ हैं पृथ्वी के अंदर, किस तरह की आकृतियाँ हैं, क्या क्या पृथ्वी में होता है, क्या नहीं होता है अंदर, वो सारी बातें हम इसमें आज पढ़ने वाले हैं। समझ में आई बात सबको? किताब खोलो, चैप्टर नंबर 2 निकालो, हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक है, उसका पेज नंबर 7, चैप्टर नंबर 2 हमारी पृथ्वी के अंदर। राइट, क्लियर? स्टार्ट करें लेसन। चलो, हमारी पृथ्वी गतिशील ग्रह है। जानते हो पृथ्वी एक ग्रह है, ठीक है। पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है, और वो भी ग्रह कैसा? गतिशील, यानी ये गति करता है। मतलब दो तरह की गतियाँ होती है ना पृथ्वी की, घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है, जिसमें एक तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और एक गति से वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। याद है सबको ये? तो इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या कहा आपने कभी सोचा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? भाई बाहर तो आप सब देखते हो, अंदर भी इसमें परिवर्तन होता है कई तरह के। तो क्या आपने वो सब देखा है? चलो आज हम इसी की जानकारी लेते हैं। पहले आप ध्यान से चित्र को देखो। देख रहे हो पृथ्वी का आंतरिक भाग, ये अंदर की संरचना है ना। ये ऊपर ये परपटी जो नाम दे रखा है ना, ये तो ऊपर की सतह है, ये स्थल मंडल है। फिर आगे थोड़ा सा जाएंगे, जैसे मेंटल इसको कहते हैं। फिर क्रोड मेंटल होती है, क्रोड मेंटल की ये इसकी एक सीमा होती है। फिर बाह्य क्रोड होता है, ठीक है। और ये फिर थोड़ा अंदर जाओ, ये बीच में आंतरिक क्रोड होता है। तो इस तरह की हमारी पृथ्वी के अंदर की संरचना है। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्री परतों से। प्याज देखिए आपने, एक के बाद एक छिलके, जैसे उसको खोलते जाओगे परत दर परत, जैसे पत्ता गोभी होती है, उसको निकालते जाते हैं। वैसे पृथ्वी के अंदर भी आप ऐसे जाते तो कई तरह की परतें आपको दिखाई देगी, जैसे चित्र 2.1 में दिखाई गई है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। याद रखना है इसको, ऊपर की जो परत है उसको क्या कहते हैं? परपटी। ये सबसे पतली परत होती है। ये महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक होती है। ऊपरी जो परत होती है पृथ्वी के अंदर कितने? 35 किलोमीटर तक, और समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर होती है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी होती है, इसलिए इसे सीएल या सिलिका तथा एल यानी एल्यूमिना कहा जाता है। महासागर की परपटी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी है, इसलिए इसे सीमे यानी सी से सिलिका और मैं से मैग्नीशियम कहा जाता है। जैसे चित्र 2.2 में आप देख रहे हो, महाद्वीपीय परपटी और महासागरीय परपटी, यानी जो ऊपर का हिस्सा है जहाँ पर धरातल होता है, वो तो क्या कहलाती है? ऊपरी परत जो होती है ना, उसको परपटी कहते हैं, ऊपर वाली, ठीक है, जो कितने किलोमीटर तक होती है? 35।
और जहाँ पर पानी है, समुद्र है, महासागर है, पृथ्वी पर ये तो है ये सब, तो उसकी जो कितनी होती है 5 किलोमीटर की होती है, जिसको हम क्या कहते हैं सीमेंट, क्योंकि ये सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। और एक होता है सीएल जो सिलिका और एल्यूमिना से बना होता है। कौन सा? महाद्वीपीय संहति। ठीक है, यहाँ क्या लिख रहा है कि आप जानते हैं विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोद चुके हैं। विश्व में खाने, भाई खान है सब कहाँ होती है? पृथ्वी में, और पृथ्वी के अंदर गहराई में खोदते हैं, है कि नहीं? तो 4 किलोमीटर तक तो की गहरी खाई है कहाँ? अफ्रीका में। और 6 किलोमीटर तक तेल खोदने के लिए, तेल निकालने के लिए 6 किलोमीटर पृथ्वी के अंदर तक उसमें खुदाई हो चुकी है। फिर आगे इसमें यूँ कहा गया है कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, केंद्र यानी इसके बीचों बीच पृथ्वी में पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा, तब जाकर के आप पृथ्वी के आंतरिक सतह की जो केंद्र है ना, उसका बीच का जो बिंदु है, वहाँ जाकर आप पहुँच सकते हो। पृथ्वी इतनी गहरी है, बाल को ध्यान से सुनना। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ आप आगे। ये लो क्या कहता है आपके नेक्स्ट पेज में, इसमें यूँ लिख रहा है, अब देखो उस जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, किसकी? पृथ्वी की जो आंतरिक जो केंद्र है ना, उसकी त्रिज्या कितनी है? 35 किलोमीटर। शायद हमने यहाँ कुछ छोड़ दिया है, उसको हम दोबारा देख लेते हैं। एक बारी पेज पलटो बालकों, इसका नीचे का जो चित्र के नीचे था वो हम छोड़ दिया। प्रपट्टी के नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। क्या होता है? मेंटल। यहाँ देख रहे हो ये प्रपट्टी, ऊपर की सतह तो प्रपट्टी होगी, उसके नीचे आए तो क्या है? मेंटल, जो कितने किलोमीटर तक होता है? 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। ठीक है ना? 35 किलोमीटर तक तो अंदर उसकी जो क्या कहलाएगी? प्रपट्टी। फिर उसके नीचे कितना? 2900 किलोमीटर क्या होता है? मेंटल, जो सबसे आंतरिक परत, और जो सबसे अंदर की जो परत होती है उसको क्या कहते हैं? हम क्रोड कहते हैं। ये देखो यहाँ बीचों बीच का जो हिस्सा है, क्या ये? क्रोड। और उस क्रोड की जो त्रिज्या होती है वो 3500 किलोमीटर होती है। समझ में आई है? ये मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है। इसे निफे कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एक दाब काफ़ी ऊंचा होता है। जो केंद्रीय क्रोड होता है ना, जो मध्य का भाग होता है पृथ्वी का, उसका तापमान और दाब काफ़ी ऊंचा होता है। अब आ गया सेल और खनिज। खनिज जानते हो ना, जिनको पृथ्वी के अंदर से खोद कर निकाला जाता है, वो सब खनिज कहलाते हैं। सेल तो आप जानते हो, सेल का मतलब होता है पर्वत। तो पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी अनेक प्रकार की सेलों से यानी चट्टानों से, पहाड़ों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। अंडरलाइन कर लो यहाँ पर, पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। सेल से मतलब यहाँ क्या है? चट्टाने। किससे बच्चों? चट्टाने। जो ऊपरी परत होती है ना, प्रॉपर्टी, वो सेलों से बनी होती है, यानी चट्टानों से बनी होती है। और चट्टाने कितनी प्रकार की होती है? 3। सेल का मतलब चट्टान है यहाँ पे। पहली है आग्नेय चट्टान जिसको इग्नियस कहते हैं, दूसरी अवसादी चट्टान जिसको सेडिमेंट्री कहते हैं, और तीसरी है कायांतरित चट्टान जिसको मेटामॉर्फिक कहा जाता है। समझ में आएगी? तो सेल कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। आग्नेय सेल, अवसादी सेल, कायांतरित सेल। सेल से मतलब आप सीधा सा समझो क्या? चट्टान है। ठीक है। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। अब आग्नेय चट्टान किसे कहेंगे? द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है। जो पृथ्वी के अंदर से मैग्मा निकलता है वो ठंडा होकर क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। उसी को हम कौन सी चट्टान कहेंगे? आग्नेय। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं।
आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, अंतर्भेदी सेल और बहिर्भेदी सेल। इन सबको ध्यान से देखते जाओ, आगे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? ध्यान रखना, पृथ्वी के अंदर से जो ज्वालामुखी निकलते हैं बहुत गर्म होते हैं। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मेग्मा ही लावा है। जो भाई पृथ्वी के अंदर क्या है, बहुत गर्म है, तो इसमें से कई प्रकार के पेड़ पौधे, चट्टानें, पत्थर वगैरह सब ये क्या है, घुल जाते हैं और ये द्रव बन जाते हैं और फिर ये लावा का रूप धारण कर लेते हैं, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर पृथ्वी को फाड़ करके ऊपर नीचे से आकर के ऊपर आ जाते हैं और फिर ये ऊपर आकर के तरल पदार्थ में रहते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ जम जाते हैं फिर ये क्या हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और जमने के बाद ये क्या बन जाती है, चट्टानें बन जाती है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये तेजी से ठंडा होकर क्या बन जाता है, ठोस बन जाता है। प्रॉपर्टी पर इस प्रकार के बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय चट्टानें यानी आग्नेय सेल कितने प्रकार की? दो प्रकार की, एक तो बहिर्भेदी और एक होती है अंतर्भेदी। बहिर्भेदी चट्टान किसको कहेंगे? जब द्रवित लावा, द्रवित यानी द्रव अवस्था में जो लावा होता है वो पृथ्वी पर ऊपर आकर के कैसे आ जाता है, ऊपर आ जाता है और ऊपर आकर के वो क्या करता है, ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो उसको हम बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट चट्टानें, दक्कन का पठार बेसाल्ट चट्टानों से ही बना होता है। दक्कन का मतलब दक्षिण का जो पठार है ना, वो द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। इस प्रकार के बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। यानी जो भू प्रपटी के अंदर ही जम जाए ठंडा होकर के उसे अंतर्भेदी कह देंगे, और जो बाहर आकर के जम जाए उसको बहिर्भेदी कहेंगे। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेता है। ये ग्रेनाइट ऐसी ही सेल का एक उदाहरण है। ठीक है। लेही मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्रों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ठीक है। सेल लुढ़ककर, चटककर तथा एक दूसरे से टकराकर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इन छोटे कणों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं, और वे अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं। ये दृढ़ अवसाद दबकर एक कठोर होकर सेल की यानी चट्टान की परत बना लेते हैं। तो इस प्रकार की सेलों को यानी चट्टानों को अवसादी सेल यानी अवसादी चट्टान कहते हैं। ठीक है। क्या होता है, अवसादी चट्टानों में छोटे छोटे टुकड़े टूटकर और छोटे छोटे कण इकट्ठे होकर के अवसाद के रूप में जमा हो जाते हैं, जिसको अवसाद हवा, जल आदि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं और वो एक जगह जमा हो जाते हैं। तो ऐसे अदृढ़ मतलब जो ज़्यादा मजबूत नहीं होते वो और कठोर होकर क्या बन जाते हैं, चट्टान बन जाते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, अवसादी सेल, अवसादी चट्टान कहते हैं। जैसे बलुआ पत्थर हो गया, रेत के दानों से बनता है। इन सेलों से में पौधे, जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी कभी इन सेलों पर रहते हैं वे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। ठीक है। इसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु के जीवाश्म भी इसमें प्राप्त हो सकते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरी सेलों में बदल जाते हैं। चित्र 2.3 में देखो, कायांतरी सेल में परिवर्तित अवसादी चट्टानें, और अवसादी चट्टानें ही कभी कभी क्या करती है, उच्च दाब एवं ताप के कारण कायांतरी चट्टानों में बदल जाती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है बालकों, अगले पेज पर आ जाओ आप। इसमें हमने पढ़ लिया चट्टानें तीन प्रकार की होती है, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। फिर आग्नेय जो चट्टान है वो दो प्रकार की होती है, अंतर्भेदी और बहिर्भेदी। जो जमीन में से
पृथ्वी के अंदर से जो लावा द्रवित होकर के ऊपर आता है, यदि ऊपर आकर के ठंडा हो जाता है तो बहिर्वेदी, और जो अंदर ही भूप्रपट्टी के अंदर जम जाता है तो वो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान कहलाती है। ठीक है, वैसे अवसादी और कौन सी कायांतरित चट्टानें। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, चट्टानें हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। कहाँ पढ़ रहे हैं हम? यहाँ पढ़ रहे हैं। कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हो। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबिड्डी, स्टापू या किटकिट, 5 पत्थर, गिट्टी आदि। आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें जिसमें हम क्या किसका उपयोग करते हैं? कठोर पत्थरों का उपयोग करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ जो लिख रहा है इसको पढ़ेंगे हम ध्यान से। अनेक स्मारकों के चित्र इकट्ठा करो और पता लगाओ कि किन सेलों से बने हैं। 2 चित्र आपके सामने दिए गए हैं। लाल किला, ये लाल किला कहाँ है? नई दिल्ली में है, जो लाल बलुआ पत्थर से बना है। और जो ताजमहल तो आप सभी जानते हो किससे बना है? ये सफ़ेद संगमरमर से बना है। ठीक है, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तन होने की इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सेल चक्र कहते हैं। यहाँ से अंडरलाइन कर लो। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आगे देखो, आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी सेल का निर्माण करते हैं, अवसादी चट्टानों का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर देखो आगे, ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। ये द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। ये वाला चित्र देखो, सेल चक्र। यहाँ देख रहे हो आप, ये तो मैग्मा है। मैग्मा क्या होता है? लावा होता है, एक तरह का गर्म पदार्थ होता है, बहुत गर्म होता है ये। ठीक है, तो ये क्या करता है, जब जम जाता है तो क्या बन जाता है? आग्नेय चट्टान। अब इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं कभी, और ये आगे जाकर के इकट्ठे हो जाते हैं तो अवसादी चट्टान बन जाते हैं। और अवसादी ही चट्टानी कभी क्या बन जाती है? कायांतरित। अधिक ताप और दाब के कारण कौन सी चट्टानें बदल जाती है? ये तो अवसादी। और अवसादी चट्टानी किस में बदल गई? कायांतरित चट्टान में। और कायांतरित चट्टानी कभी अधिक ताप के कारण क्या बन जाती है? वापस मैग्मा बन जाती है। और ये मैग्मा वापस किसे? आग्नेय में। तो इस तरह से ये चक्र पूरा चलता रहता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहते हैं सेल चक्र। समझ गए बच्चों? नेक्स्ट पेज में आ जाओ। तो आपको इसमें देखो, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी ली। नेक्स्ट पेज में क्या कहता है अपना, ये तो इधर का है, ये लो मैंने यहाँ ले लिया। अब देखो, सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ है जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला। खनिज निकलते ना ज़मीन से, कुछ तो ईंधन यानी जलाने का काम आता है। कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है, ये सब ज़मीन से निकलते हैं, याद रखना। इनका उपयोग उद्योगों में करते हैं, औषधियों दवाइयों में करते हैं, उर्वरक यानी खाद में करते हैं। लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम, ये सभी क्या है? खनिज हैं जो पृथ्वी के अंदर से खोज करके निकाले जाते हैं। तो ये अपना को जो चैप्टर है कौन सा? पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। सीधी से याद रखना, पृथ्वी के अंदर क्या है? देखो, पहले तो पृथ्वी की जो ऊपरी भाग होती है वो परपटी कहलाती है, जो कितने किलोमीटर तक होती है? हमें शुरू में पढ़ लिया था, आपको पता हो, ये सिर्फ 35 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद क्या होता है? मेंटल होता है।
मेंटल कितने किलोमीटर, 2900 किलोमीटर तक होता है। फिर उसके बाद आता है क्रोड, जो उसकी आंतरिक संरचना होती है, जो 3500 किलोमीटर की उसकी त्रिज्या होती है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा इसमें 3 तरह की चट्टानें होती है। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। आग्नेय चट्टानें, इनको क्या कहते हैं, सेल भी कहते हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान। आग्नेय चट्टान कैसे बनती है, जो पृथ्वी के अंदर का मेग्मा है, जो लावा होता है, वो ऊपर आता है। और ये भी 2 प्रकार का होती है कायांतरित आग्नेय चट्टान। ये कौन सी, अंतर्वेदी बहिर्वेदी। अंतर्वेदी और बहिर्वेदी। बहिर्वेदी तो वो होती है जो लावा होता है, मेग्मा जो होता है वो पिघलता है और ऊपर आता है जब, और आकर के वो बाहर आकर जम जाता है तो वो बहिर्वेदी आग्नेय चट्टान बन जाती है। और जो परपटी के नीचे ही जमा हो जाता है वो अंतर्वेदी कहलाता है। फिर उसी के बाद जो आग्नेय चट्टानें, इसके जो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं कभी कभी, और ये क्या करते हैं, आगे लुढ़क कर चढ़क कर एक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। और इन छोटे छोटे कणों को क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। और ये अवसाद हवा, जल आदि के कारण आगे जाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और एक जगह जम जाते हैं। तो ये इसी को हम क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं। और ये अवसादी चट्टानें ही कभी कभी क्या करती है, उच्च दाब और ताप के कारण कायांतरित चट्टानों में बदल जाती है। और इसी प्रकार का जो ये पूरा क्रम चलता है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल चक्र कहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमने इस पार्ट में पढ़ ली है। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको ग्रुप में भेज दिए जाएंगे, या फिर मैं इनको सोल्व करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप सबको। तो हमने इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, जैसे आप इसमें क्वेश्चन भी देख रहे हो, पृथ्वी की 3 परतें, आग्नेय, अवसादी और कायांतरित। सेल क्या है, चट्टानों को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इसमें भी आपको लिखवा देंगे, आपको बता देंगे। 3 प्रकार की सेलों के नाम हो गए। ये तो सेल हो के परते, 3 परतें तो है ना आपकी, परपटी हो गई, फिर मेंटल हो गया, फिर क्रोड हो गया। ये इसमें 3 इसमें आएगा। फिर ये सेल हो गया, 3 प्रकार की चट्टान होगी। अंतर्वेदी बहिर्वेदी सेल का निर्माण कैसे होता है हमने पढ़ ही लिया। सेल चक्र पता है आपको, मेग्मा वो ठंडा होता है आग्नेय में, फिर वो अवसादी में बदलता है, फिर कायांतरित चट्टानों में बदलता है, फिर कायांतरित चट्टानें वापस पिघल करके मेग्मा बन जाती है। सब सारा चक्कर है, फिर कायांतरित सेल है। ठीक है, तो बच्चों हम ये सब बाद में इसमें कर लेंगे और आपको भेज देंगे। ओके, ठीक है, तो ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर आप कंप्लीट कॉपी बनाओ और इसको सबको काम को कॉपी में करते रहो। ठीक है, ओके।